इसमें जैसे वेक्टर एडिशन जो हम लोग पैरेललोग्राम मेथड पढ़ा था, उसी से हमें ये साइन लॉ रहता है, उसको देखना है। एप्लीकेशन में बताया जो हम आगे पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, मोशन एंड 1D स्ट्रेट लाइन मोशन में, वहां पर एप्लीकेशन रहेगा इसका। अब देखो, एक तो वो तरीका है जो ड्राइव करके दिखाना, वो तो ना हाथी दांत दिखाने कुछ होते हैं, खाने कुछ और होते हैं, वो गानी है। तो पहले तो उसको हम देख लेंगे अभी, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा वहां को ड्राइव करके थोड़ी देखेंगे हम कैसे इसका आता है, तो उसको हम कैसे कंक्लूड करेंगे, बात ये देखनी है हमें। जैसे ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर आर। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा था, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये थीटा, ये फाई, ये थीटा, यहाँ कुछ मान लेते हैं, सपोज करिए अल्फा ही मान लेते हैं, ठीक है। तरीका ये होता है कि जैसे तीन साइड हैं, एक साइड ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, तीन ही वेक्टर हैं यहाँ पर। तो अगर हम जैसे वेक्टर ए लेते हैं, ये वेक्टर है, तो वेक्टर ए का अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कौन सा है, अल्फा। तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर लेंगे और इसके अपोजिट वाला जो भी रहेगा उसका हम क्या लेंगे, साइन लेंगे, ठीक है, बराबर रहेगा। अब मान लीजिए हमने लिया वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का अपोजिट क्या रहेगा, फाई, ये है फाई, तो ये आ जाएगा, इसका साइन आएगा साइन फाई, बराबर वेक्टर ए का हो गया अल्फा और बी का हो गया फाई। अब आता है आर, ठीक है। अब आर का अपोजिट क्या है, अब तुम सोचो अपोजिट का मतलब यहाँ पर थीटा, तो देखिए होता क्या है, ये आएगा 180 माइनस थीटा आएगा ना, और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगा आर और अपॉन साइन थीटा। मतलब ये है कि अगर तीन वेक्टर दे रखे हैं तो हम क्या लेंगे, वो वेक्टर और उसके अपोजिट वाले एंगल का जो साइन का रेशियो आएगा वो सबका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब इसको ऐसे ही बना दिया जाएगा, जैसे ये तीन वेक्टर बना दिए, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, कोई मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो वेक्टर ए का अपोजिट क्या है, बीटा, ये देखो ए अपॉन साइन बीटा बराबर इसके बी अपॉन साइन गामा बराबर इधर सी अपॉन साइन अल्फा। इनका जो रहेगा रेशियो वो बराबर रहेगा। तो मेन कंक्लूजन तो ये है, तो इसको आप लिख लेंगे, बाकी अभी हम देखते हैं। इसे बोलते हैं लामीज थ्योरम या साइन लॉ बोल देते हैं। तो लामीज थ्योरम ये हो जाएगा कि यहाँ पर नेट फोर्स वो जीरो हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगा तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए तो इसे साइन लॉ कह देते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है, जो रिजल्टेंट साथ एंगल का रेशियो आ रहा है वो वही आ रहा है जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। मेन आपको बस ध्यान इतना देना है कि इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है, अगर देखिए रिजल्टेंट साथ जो आ रहा है वो कौन सा एंगल आ रहा है, जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। अब थोड़ा इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं। मान लीजिए इसको मानते हैं P, ये है Q और ये है S, ये है T, ठीक है। अब इसमें हमें वही इसको इक्वेट करके देखना है, तो करते हैं। देखिए ये वेक्टर B है, वेक्टर B बातें नहीं बाजेगी, वेक्टर B को अगर देखो रिजॉल्व करेंगे इधर आएगा B cos थीटा और इधर क्या पहुंचेगा B sin थीटा। तो अगर ट्रायंगल QST में देखें, ट्रायंगल QST, तो अगर हम यहाँ पर sin थीटा लगाएं, sin थीटा रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है QS अपॉन हाइपोटेन्यूज ये है B, ये रहेगा ना, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने ये पाया कि QS इज इक्वल टू आ रहा है B sin, ठीक हो जाएगा थीटा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये इधर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या करते हैं, हम लगाते हैं ट्रायंगल PQS। यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल PQS, इसमें लगाते हैं साइन फाई। तो साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहेगा परपेंडिकुलर QS है, ये रहेगा R। तो यहाँ देखिए QS इज इक्वल टू आ जाएगा R साइन फाई, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ भी QS बराबर B sin थीटा, यहाँ QS बराबर R sin फाई, दोनों को हम बराबर कर देंगे।
तो फ्रॉम बोथ द इक्वेशन ये देखो निकल के आएगा b sin थीटा इज इक्वल टू r sin फाई। sin फाई को उधर ले जाते हैं, sin थीटा को उधर ले जाते हैं। ये देखो b अपॉन sin फाई इज इक्वल टू r अपॉन sin थीटा। तो ये कितना देखिए b अपॉन sin फाई r अपॉन sin थीटा, ये पहला निकल के आ गया। अब क्या बच रहा है, a का बच रहा है। तो a का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो a ये दे रखा है, ठीक है। अब a को अगर रिजॉल्व करते हैं, देखिए a का कंपोनेंट अगर इसके अलोंग ले जाएंगे क्या आएगा a cos फाई, ठीक है। और a का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर देखेंगे ना, तो इसके परपेंडिकुलर पहुंचेगा जाकर के a sin फाई, ठीक है। अब और किसी कर लेते हैं, मान लीजिए b का करते हैं, b का कंपोनेंट इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा b cos अल्फा, और जब इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा b sin अल्फा। तो ये दोनों पहले भी है ना, देखो है नहीं, इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो a sin फाई बराबर किसकी होगा b sin अल्फा की। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे a sin फाई बराबर b sin अल्फा। तो इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो देखो आ जाएगा a अपॉन sin अल्फा बराबर b अपॉन sin फाई। तो ये देखो b अपॉन sin फाई किसके बराबर a अपॉन sin अल्फा। तो इसकी जगह sin अल्फा रख देंगे, वापस सब क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। वही निकल के आ जाएगा a अपॉन sin अल्फा b अपॉन sin फाई बराबर r अपॉन sin थीटा। तो इतना डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है जो साइड दे रखी हो उसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा उसका लेंगे हम साइन, उसका क्या कर देंगे रेशियो। तो सभी जो रेशियो आएंगे वो सब बराबर होंगे। और ध्यान ये रखना है जो रिजल्टेंट के साथ एंगल होगा वो कौन सा होगा, जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल रहेगा। उसको बना लेंगे, लिख लेंगे। और एनसीईआरटी के एग्जांपल में क्वेश्चन दे रखा है, उसको करते हैं। एग्जांपल का है 4.3। कह रहा है मोटर बोट a motor boat is racing towards north. A motor boat is racing towards north at 25 km per hour and water current in that region is 10 km per hour in direction of 60 degree east of south, 60 degree east of south. Find the resultant velocity. Find the resultant velocity of the boat. ये दे रखा है, इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हमसे क्या है रिजल्टेंट वेलोसिटी बोट की बताइए क्या आएगा। ऑप्शन बताओ।
अब पहले तो उसको वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तेरा मोटर रेसिंग, ठीक है, जो रेसिंग हो रही है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ मोटर बोट जा रही है, ये तो हो गई मोटर बोट जी नॉर्थ की तरफ। इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर, तो 25 किलोमीटर पर आवर ये मोटर बोट है, ठीक है। वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 20 किलोमीटर पर आवर। हां 10 किलोमीटर, हां तो ये 10 किलोमीटर मोटर बोट दे रखी है, तो यहां पर जैसे हम बनाए ये नीचे रहता है साउथ। अब ये बताओ वाटर करंट किधर होनी चाहिए, कह रहा है ईस्ट ऑफ साउथ। अगर ईस्ट ऑफ साउथ लिखा है तो एंगल किसके साथ बनाएंगे हम, साउथ के साथ। बिल्कुल सही बात, एंगल साउथ साथ बनाएंगे, तो ये हो गई वाटर करंट, वाटर करंट। ये एंगल कितना बना जा करके 60 डिग्री। अब लेकिन हम लोगों को निकालना है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है टेल टू टेल, तो अगर टेल टू टेल मतलब ये एंगल निकालना है हम लोगों को, है नहीं, तो ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितना बन जाएगा जा करके 120 डिग्री। बस ये वैल्यू सब दे रखी है, मोटर बोट दे रखी है, वाटर करंट की कितनी दे रखी है 10। तो पहले तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अब जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो किधर जाएगा, इन दोनों का अंदर से तो जाएगा, बाहर से तो निकलेगा नहीं जा करके। अब वो डायरेक्शन चल रहा है वो तो चलो बाद में बात करते हैं। तो रिजल्टेंट निकालते हैं पहले, वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट और वाटर करंट का रिजल्टेंट, ठीक है। तो अंडर VB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2VB BC sin 120, ये तो रहेगा मतलब cos 120, cos रहता है ना, अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये यहाँ पर करेंगे हम लोग बाय VB स्क्वायर प्लस B, इधर मोटर बोट वाटर करंट, और इधर आएगा cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी रहती है -1/2, तो रख देंगे यहाँ पर। मोटर बोट का स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर कितना आएगा जा करके 625। वाटर करंट करेंगे ये आएगा 100, माइनस इधर हो जाएगा 2। मोटर बोट है 25, वाटर करंट है 10, और ये आ जाएगा 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। देखो ये रहेगा 250, ठीक है, और ये कितना आया 725। 725 में 250 माइनस करो कितना देगा 500। उधर 5 आया, इधर कितना 7 6 475 आ गया। अब देखिए अगर ये 484 होता तो वैल्यू 22 आती है नहीं, अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। इसका मतलब हमारे अगर 441 होता, ऐसे देखिए हम लोगों को ये पता है अगर 441 का कितना था 21, अगर ये वैल्यू रहती 484 कितना 22, तो जो वैल्यू आएगी 22 से थोड़ा कम रहेगी जाकर। अप्रोक्सीमेट अपना अगर लेते हैं 22 या 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 21.8 आएगा या जो भी रहेगा जाकर। तो कैलकुलेशन के लिहाज से जैसे सपोज करिए हमने 21.8 रख दिया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब रिजल्टेंट इसकी मान लो डायरेक्शन हम ये मान लेते हैं, ये इधर आया रिजल्टेंट। अब जो नेट बोट पहुंचे जा करके वो इधर से ऐसे पहुंचे जा करके बोट, भाई वाटर करंट तो रिवर्स हो नहीं जाएगी, तुम सोचो वाटर बोट ही तो इधर बना सकते हैं ना, तो ये बोट इधर जाएगी जा करके। अब मेन इसका काम जो है वो है डायरेक्शन निकालना, ठीक है। ये आ गया रिजल्टेंट, ठीक, ये है मोटर बोट और ये क्या है वाटर करंट, ठीक है। अब इसमें अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो अगर किसी भी तरीके से अगर वो एंगल की रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालना चाहे, रिजल्टेंट डायरेक्शन जैसे यहाँ हमने कहा इसके साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सपोज कि फाई जैसे वर्टिकल साथ जिससे बताएंगे वर्टिकल साथ कितना जा रहा है, रिजल्टेंट बोर्ड से जा रहा था, वो बोर्ड ऐसे सीधे जाकर किधर जा रही है इस डायरेक्शन में पहुंच रही जाकर के। तो हमें ये एंगल जो नॉर्थ के साथ आया है वो कितना एंगल आया है ये पता करना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। जो बोट थी देखो पहले जा रही थी नॉर्थ की तरफ, वाटर करंट इधर थी, तो जो नेट वेलोसिटी आई बोट इधर ना जाकर के वो ऐसे जा रही है, तो अपने ओरिजिनल पाथ से वो कितने एंगल से जा रही है, तो हमें क्या निकालना रहेगा ये फाई की वैल्यू निकालनी रहेगी। अब ये डायरेक्शन निकालने का तरीका अगर वैसे किसी भी तरीके से देखो आपको समझ में नहीं आएगा, हमें पर यही मेथड लगाना पड़ेगा। क्या हमने कहा रिजल्टेंट के साथ वो एंगल रखेंगे जो इन दोनों वेक्टर के बीच का होगा। तो रिजल्टेंट हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा r अपॉन साइन थीटा, साइन वैल्यू कितनी है 120,
अब कोई एक ले लीजिए, तो ये नहीं लेना आसान है, ये वाटर करंट का दे रखा है, इसका अपोजिट वैल्यू क्या होगी जाकर के sin फाई, ये तो होगा ना sin ऑफ 180 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा, तो ये हम लोगों को निकालना है sin फाई। बस सिंपलीफाई कर देंगे, sin फाई निकालना तो इसको इधर ले आते हैं, sin फाई इधर आ जाएगा वाटर करंट अपॉन रिजल्टेंट, और यहाँ रख देंगे sin 120, ठीक है। वाटर करंट की जो वैल्यू दे रखी है 10, रिजल्टेंट वैल्यू हमने 21 पॉइंट समथिंग निकाला, 22 रख लेते हैं, इतना कोई अंतर नहीं पड़ेगा। sin 120 वैल्यू तो सोचे कैसे निकालें, तो sin 120 ले सकते हैं sin ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 cos 30, जो cos 30 वैल्यू कितनी रहती है √3/2, है नहीं, ये 120 वैल्यू हो जाएगी √3/2। बस सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, तो sin फाई इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो यहाँ रखा देखो 10, ये आ गया 1.732 अपॉन इधर आ गया 2 इंटू 22, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करें 17.3 अपॉन 2 इंटू 22, इसको अगर सॉल्व करें ऊपर आएगा 865 अपॉन 22, इसको अब सिंपलीफाई करते हैं तो कितने बार, जैसे 3 बार गया ये 66 हुआ, 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट अगर कर भी लें तो अगर कितना जाएगा, अगर .8 अगर 4 टाइम जाएगा 88 होना चाहिए, 0.39, हाँ तो लगभग 0.4 मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, ये लगभग वैल्यू 0.4 आ गई। अब sin फाई की वैल्यू 0.4 आ रही थी, वैल्यू कितने की हो सकती है, अब तो वैसे तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, है नहीं है, तो 0.5 आता है, मतलब हमारे तय हो गया कि हमारी जो वैल्यू 30 से थोड़ा कम होनी चाहिए जाकर के, तो 24 हो जाए 25 हो जाए या अप्रॉक्सीमेट ऐसे रहना चाहिए, इतना हमें वैल्यू पता चल गई कि जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 30 डिग्री से कम रहना चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेट ऐसे समझ या तो 22 24 कुछ भी ऐसे लिखा रहेगा जाकर के, तो वो पता चल जाएगा 30 से थोड़ी बात। 0.4 और 0.5 में कितना अंतर है, 0.1 का तो अंतर है, तो 26 हो लिखा हो या 27 लिखा हो या 25 लिखा हो, उसी रेंज में आएगा। तो देख लेते हैं उन्होंने क्या आंसर किया है। ट्वेंटी 3.4 दे रहा है, वही 23.4 वही पता चल जाएगा। एंगल जो आ रहा है फाई रिजल्टेंट टू 23.4 आ रहा है, तो कंक्लूजन इसी से निकला हमने रिजल्टेंट के साथ कौन सा एंगल रखना है, जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो, बस ये मेथड ध्यान रखना है, बाकी अपने आप सॉल्व कर लोगे। हाँ इसका अपोजिट कर रख देंगे, मेनली हमारा जो एप्लीकेशन है, पहले तो हमने देखा भाई इस जो डायरेक्शन लिखी है इस बेसिस पर हमने बताया भाई किधर से आना चाहिए, ठीक है। तो पहला बेसिक तो अपना ये आया, एक वेक्टर ऊपर जा रहा था, दूसरा वेक्टर नीचे जा रहा था, फिर दोनों वेक्टर का हमने निकाल लिया एंगल 120 हो गया, उससे निकाल लिया हमने रिजल्टेंट, और फिर हमने इसको यूज कर लिया साइन लॉग रिजल्टेंट अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखो अगर बोर्ड की वैल्यू रखते हैं तो बोर्ड की वैल्यू में जाता है 60 डिग्री,
EFT मैंने निकालना नहीं है, निकालना हमें क्या है फाई, तो इसके अपोजिट वाला कौन सा है वाटर करंट का, इसलिए मैंने वाटर करंट को रखा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल रहेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे मैं ऐसे कल बताता हूँ, मैं हो सकता कराया या नहीं कराया देख लेना। जैसे कहते हैं कोई वेक्टर लिखा होगा, ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर कहते हैं कि वेक्टर A इक्वल टू लिखा है मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। कहते हैं बताइए इसमें कितना वेक्टर जोड़ा जाए जिससे जो रिजल्टेंट वेक्टर आए वो y एक्सिस के अलॉन्ग हो या z एक्सिस के अलॉन्ग हो या x एक्सिस के अलॉन्ग हो, किसी एक वेक्टर के अलॉन्ग हो। इस तरीके से कह देगा बताइए इस वेक्टर में कितना जोड़ा जाए जिससे रिजल्टेंट वेक्टर x y या z किसी के अलॉन्ग बोल देगा वैल्यू, तो उसमें निकालना रहेगा वो वेक्टर कितना जोड़ा गया है। लैंग्वेज लिखने पर समझ में आएगा। आइए लिख लीजिए, फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर, find the vector which is, find the vector which is added in, ये लिख लेंगे, find the vector which is added in vector is equal to 3i cap plus 4j cap plus 7k cap, so that resultant is along y axis. जैसा कह रहा है पहले वैसे कर लो। इसमें क्या है कि वेक्टर ए में ऐसा कौन सा वेक्टर जोड़ा या सपोज कि हमने वेक्टर बी जोड़ा जिससे रिजल्टेंट किसके आया y एक्सिस के लॉन्ग, और y एक्सिस लॉन्ग वेक्टर क्या होता है j कैप है नहीं, ये हमें समझना पड़ेगा। y एक्सिस लॉन्ग क्या रहता है j कैप आना चाहिए। तो लिखते हैं वेक्टर ए, वेक्टर ए लिख रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, इसमें हम लोग वेक्टर बी जोड़ेंगे जिससे क्या आना चाहिए j कैप आना चाहिए। तो वेक्टर बी निकालना है तो इस पूरी वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वेक्टर बी इक्वल टू j कैप। अब ये उधर ट्रांसफर होगी तो क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 3i, ये भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 4j, ये भी प्लस में तो माइनस हो जाएगा 7k कैप। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो देखो हो जाएगा माइनस का 3i कैप प्लस का j है माइनस का 4 है, कितना बचेगा माइनस का 3j कैप और माइनस 7k कैप, ये आ जाएगा। जिसके लॉन्ग रहेगा भाई i कैप j कैप, ये x y या z एक्सिस बस उसी का यूनिट वेक्टर लिख देंगे उसके सामने, वो निकाल लेंगे।
एक और ऐसे बोलते हैं, देखिए फाइंड द वेक्टर which is added in 5i cap minus 4j cap minus 3k cap so that vector 2k cap is found. minus 5 plus 4j minus 5 plus 5 ये आ रहा है माइनस 5 के प्लस 4 के प्लस 5 के प्लस 5 बस उसी तरह सॉल्व कर देना है। इसमें मान लेंगे कि कोई हमने इसमें जोड़ना है तो 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप में मान लो वेक्टर हम लोगों ने b जोड़ा और इधर क्या लाना है 2k कैप लाना है, तो उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो वेक्टर b ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5i कैप, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4j कैप, ये माइनस का उधर जाएगा किसमें हो जाएगा प्लस का 3 के प्लस का 2 कितना हो जाएगा प्लस का 5 ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि मान लो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें किन्हीं दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना है, वेक्टर ए लिखा है मतलब इसी तरह लिखा है 2i का 3 ऐसे कुछ लिखा है, वेक्टर बी भी लिखा रहेगा, फिर हमें निकालना होता तो एंगल, हमने कहा था उसका हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट। अब वो वेक्टर फॉर्म में ना दे करके मैग्नीट्यूड दे देगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इतना दे रखा है, तो वेक्टर ए और बी के बीच एंगल बताइए, या बी और सी के बीच एंगल बताइए, या सी और ए के बीच एंगल बताइए, कुछ भी ऐसे कर देगा वो। तो तरीका क्या होगा वो पहले समझेंगे, बाद में क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर, जैसे हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते हैं बराबर, सपोज करिए वेक्टर सी आया, ठीक है। तो सी क्या है रिजल्टेंट, तो अगर देखो सी का रिजल्टेंट निकालने में वेक्टर को जोड़ा जा रहा है, तो अगर इसको देखो ऐड करेंगे तो ये रहेगा वेक्टर ए बी स्क्वायर और प्लस क्या रहेगा ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए जो कॉस थीटा है वो किसके बीच एंगल है, ए और बी के बीच में। तो ठीक, दूसरी बात देखिए, अब हम क्या करें, मान लीजिए बी को ट्रांसफर करके इधर ले आए, बी को ट्रांसफर करके इधर ले आए तो ए इक्वल टू आ जाएगा, देखिए वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी है नहीं, मतलब सी और बी का हम क्या कर रहे हैं डिफरेंस का जो आ रहा है वो कितना आ रहा है ए। तो अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो कितना रहेगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा किसके बीच एंगल है, बी और सी के बीच में। अब यहीं पर देखिए जिन भी वेक्टर के बीच एंगल कहे उनको हम एक साथ ले आएंगे। जैसे यहाँ से पूछा ए और बी के बीच एंगल बताइए तो हमने ऐसे लगाया, अगर हमसे कहता नहीं तुम बी और सी के बीच एंगल बताओ तो हमने बी को क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया। अगर ये कहता ना ए और सी के बीच एंगल बताओ तो बी को यहीं रखते, ए को उधर हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ध्यान ये रखना है कि जिनके बीच एंगल कहे उनको हमें एक ही तरफ रखना है, बाकी मैग्नीट्यूड दिया रहेगा उनकी सबकी वैल्यू रख देंगे, थीटा वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, क्या करना है कि जिनके बीच जिन वेक्टर के बीच एंगल कहेगा उनको हमें क्या रखना है इक्वल के एक ही तरफ रखना है, और बाकी इसी तरीके से अगर प्लस है तो ये रहेगा, अगर माइनस है तो फिर इस फॉर्मूले लगा करके हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3 4
and 5 respectively, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। जो पहले लिखा है वो ए का होगा, तो बाद में फिर बी का, फिर उसके बाद में सी का। then find angle between A and C if यहाँ से लिखेंगे वेक्टर A प्लस B इक्वल टू है C के। वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू है वेक्टर C। इसके बीच में हम लोग बनाना है A and C, find the angle between A and C। और दे रखा है वेक्टर A इक्वल टू 53 डिग्री। पहला इन्होंने ऑप्शन बताया A एंड C के बीच जो एंगल आ रहा है 53। ध्यान रखना, आप एंगल किसके बीच पूछ रहे हैं, A एंड C के। Three. तो देखिए ए और सी कह रहा है, तो ए और सी को हम साथ रखेंगे, ठीक है। ए इधर है, सी उधर है, तो ए को उधर ले जाते हैं। ए को उधर ले जाएंगे तो वेक्टर बी इक्वल टू आएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। मतलब क्या बन गया, डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। तो डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालते थे तो बी इक्वल टू क्या रहता था, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos थीटा। बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4, ठीक है। C का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, तो रखेंगे हम 5 का होल स्क्वायर। A का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। C का मैग्नीट्यूड है 5, A का मैग्नीट्यूड है 3 और ये cos थीटा। अब देखिए यहाँ से अगर हम रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ये देखो 25 प्लस 9 माइनस 5 या 15 और 2 कितना आ जाएगा 30 cos थीटा। माइनस का 30 है इधर ले आके तो हो जाएगा प्लस का 30 cos थीटा। इधर देखिए ये माइनस 16 इधर जाएगा, कितना बचेगा 18 बच जाएगा प्लस का, है नहीं। तो मैसे देखिए मैं कई बार अगर ऐसा इधर आएगा माइनस का 16, 25 प्लस का 16 माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 9, और 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। ये वैल्यू पहुंच गई जाकर के 18 प्लस में, और इधर लिखा है 30 cos थीटा। तो यहाँ देखिए cos थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 18/30। 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा 3/5। अब ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इधर रहता था 3, इधर रहता था 4, इधर रहता था 5, ठीक है। ये वैल्यू रहती थी 37, ये वैल्यू होती थी 53। तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना जाएगा 53। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 53 डिग्री। ट्रायंगल बना के हाँ ट्रायंगल बना के यहाँ पे ये 3 4 5 पता है, कोई और वैल्यू रख देगा। ट्रायंगल बना के देख सकते हैं। हाँ वैसे ही किया था एक्सप्रेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो यही है, अगर ये ऐसे दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी लिखा है वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 45 पहला ऑप्शन ने बताया 45 डिग्री, 90 दूसरा हो गया इसका डबल 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री सर, ये 123 डिग्री हो गया 90 होगा सर, 90 90 होगा जैसे रियलमी है। अब ये इक्वेशन आपको ऐसे दे रखी है, वेक्टर c इक्वल टू है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, अगर इसको सिंपलीफाई करें तो देखिए क्या आएगा, अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, रूट यहाँ से हटाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा c स्क्वायर, जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये हमें दे रखा है सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये इधर जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 0, तो ये आएगा 2ab cos थीटा, तो सिंपल सी बात ये निकल जाएगी cos थीटा इक्वल टू 0.2ab करेंगे 0 आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री। तो वेक्टर ए और बी आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ऑप्शन सेकंड, ठीक है। अब ऐसे तो देखो किसी चीज का अंत नहीं रहता, कितना भी करते रहो, लेकिन इतना है कि बेसिक इतना हो गया है कि अगर इस पे आप जितना पढ़ लिया, जितना कॉपी में आपको लिखवा दिया गया है, तो मैं इतना मैं विश्वास रखता हूँ कि अगर आप जो भी बुक सॉल्व करिए, जो भी बुक मतलब ये नहीं कि जो आपके लेवल से हो, मतलब जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी जो भी कर रहे हैं, तो जो आपके उसमें हो, जैसे शुरुआत में कहा था, अगर जैसे चैप्टर 7 में आ गया तो कोशिश ये करिए कि उस चैप्टर के कम से कम 80% क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है।
80% मतलब 100 दे रखे तो 80 हो जाने चाहिए, 200 दो 160 हो जाने चाहिए। मतलब ये है कि उस चैप्टर में अगर 20 से 25 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन कम से कम 80% हो जाने चाहिए। अब 80% अभी जैसे कह दिया तो ये जरूरी नहीं कि आप पहली बार अटेम्प्ट करो 80% हो ही जाए। कई बार ऐसा रहता है कि जैसे आप करोगे तो जब 3 मिस्टेक्स हो जाएंगी, बाद में कॉपी पलट के देखोगे या उसका सोल्यूशन देखोगे, लगेगा हाँ ये तो मुझे आता है। एक बार प्रैक्टिस करके जैसे करोगे तो 80% तक आपको पहुंचना है। एफिशिएंसी आपको 80% रखनी है। 80% रख ले जाओगे आराम से, फिजिक्स में गारंटी देता हूँ आपके 35 से ज़्यादा ही सही होंगे। आप में थोड़ी बहुत एफिशिएंसी रहेगी, आराम से 40 पहुंचने में कोई समय नहीं लगता है। 35 आगे 35 से 40 पहुंचने और 40 से 40 प्लस पहुंचने में समय नहीं लगता है। समय लगता है शुरुआत में, मान लीजिए आपको 5-10 सही हो रहा है, 5-10 से 15 या 20 क्वेश्चन पहुंचने में समय लगता है। जिनके 20 आने लगते हैं तो उनको थोड़ा 30 तक पहुंचने में समय लगता है। जब 30 आगे तो 30 से 40 पहुंचने में समय नहीं लगता है। ठीक है, अब इसमें जैसे कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। इधर ये एक्स एक्सिस दे रखी है, इधर वाई एक्सिस दे रखी है। ये वेक्टर u है और ये वेक्टर d है। ठीक है, लिख रखा है जो वेक्टर u है वो है a I कैप प्लस b j कैप, और वेक्टर b है वो है p I कैप प्लस q j कैप। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन उसने दे रखी है। अब पूछ रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, पहला ये कह रहा है कि A, B एंड P आर पॉजिटिव एंड Q इज नेगेटिव। दूसरा A, P, Q are positive and P is negative। ठीक है, थर्ड A, Q, B, Q and P are positive and A is negative। And fourth, A and P are positive। और क्या बच रहा, B and Q and B, Q are negative। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है भाई दोनों को U और B को रिजॉल्व करके देखना है कि इनका I और J कंपोनेंट किधर जा रहा है। अगर देखो ज्यादा ना करेंगे तो सिंपलीफाई, तो ऐसे देखिए U का कंपोनेंट देखेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। इधर देखो I पॉजिटिव और J कैसा है, पॉजिटिव, तो U पे दोनों पॉजिटिव, A भी पॉजिटिव होगा, B भी पॉजिटिव होगा। अब इसको रिजॉल्व करेंगे, इसको रिजॉल्व, एक हॉरिजॉन्टल इधर जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर की डायरेक्शन जिधर होती है उसी तरह रिजॉल्व करते हैं। इस वेक्टर B को ऊपर तरफ रिजॉल्व नहीं करेंगे, किधर करेंगे, नीचे तरफ, नीचे तरफ ऐसे जा रहा है तो ऐसे हम रिजॉल्व करेंगे। तो इधर रहता है I कैप, तो ये I कैप होगा, इधर क्या रहेगा माइनस J का, इसका J कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और J में क्या लिखा है Q। तो देखिए A, B और P कैसे होंगे पॉजिटिव, और Q क्या हो जाएगा नेगेटिव। पहला ऑप्शन जो दे रखा है वही सही रहेगा।
कल मैं सर एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना, अब जो इसमें बचे हैं उनको देख लेते हैं। अगर रिवर कोड वाले प्रॉब्लम बता दी थी ना, एक ही बचा है, एक या दो बचा है, देख लेते हैं हम। इसको इतना ध्यान रखना है भाई, इसका रेजोल्यूशन इधर आएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। इसका रेजोल्यूशन डायरेक्शन नीचे की तरफ से, एक नीचे रहेगा, नीचे क्या होता है j माइनस j, एक हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल रहता है प्लस i, तो ये i वाला रहेगा प्लस में, i मतलब p है, और j वाला किस में हो जाएगा नेगेटिव, मतलब q की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.22 है, लिखा i एंड j आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ये सबको पता ही है कि i एंड j आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, along x and y axis respectively, what is the magnitude and direction of vectors? Magnitude, direction of vector I plus j cap and I minus j cap, इनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताना है। फिर कह रहा है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A is equal to 2i cap plus 3j cap along the direction of y I plus j cap and I minus j cap, ये रहता है। देखते हैं इसको क्या हो सकता है। पहले तो मैग्नीट्यूड ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, कह रहा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताइए i प्लस j और i माइनस j का। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या दे रखी है 1 और y की वैल्यू 1 स्क्वायर रूट 2 आएगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट 2, इसका भी कितना हो जाएगा रूट 2। फिर कह रहा डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन कैसे निकालते थे tan थीटा से। ये तो कहा गया था भाई फिजिक्स में कहीं पर भी डायरेक्शन कहे तो हमें क्या करना है tan थीटा लगाना है। जनरली हम जो डायरेक्शन निकालते हैं वो हॉरिजॉन्टल से निकालते हैं, तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट कर देना है।
तो अगर इसकी डायरेक्शन निकालें तो y कंपोनेंट भी 1 है, s कंपोनेंट 1 है, tan थीटा कितना आ जाएगा 1, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। यहाँ भी वही आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। तो इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है ना, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √2। इसमें जैसे हम यहाँ पर ये कहें कि i प्लस j का मैग्नीट्यूड बताइए, तो मान लीजिए इसको वेक्टर a मान लेते हैं, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा √2, तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन की बात करेंगे तो y कंपोनेंट 1 x कंपोनेंट 1 वैल्यू कितनी आ गई 1, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45। उसमें देखेंगे तो जैसे वैसे करेंगे तो y की वैल्यू है -1, x की वैल्यू है 1, तो ऐसे समझिए ये है देखो i और ये है j, रिजल्टेंट ये आया, एंगल यहाँ पर कितना पहुंचा जाके 45 डिग्री। दूसरा है i माइनस j, ये वैल्यू निकाली हम लोगों ने i प्लस j की। दूसरा है i माइनस j, i माइनस कर i इधर रहेगा, j किधर रहेगा इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट किधर आएगा इस डायरेक्शन, ये ऐसे आ जाएगा और ये एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो बस इतना ध्यान रखना है, वैसे अगर लिख रहे हैं तो ये क्या है बिलो हॉरिजॉन्टल है और ये क्या हॉरिजॉन्टल से ऊपर है, नहीं माइनस j किधर आएगा नीचे की तरफ, ये प्लस a है, ये है माइनस j और ये है प्लस a, तो एंगल दोनों कितना रहेगा 45 डिग्री। तो ऐसे बना लेंगे इसको। तो पहला हो गया डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं, अंडर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का उसी तरह कर दिया गया है। मैग्नीट्यूड दोनों का √2 ही रहेगा यहाँ पर। अब मेन बात यहाँ आती है, कह रहा व्हाट आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर की कंपोनेंट बताना है किसके अलोंग i प्लस j के अलोंग, पहले बताना है, बताना मैं i माइनस j के अलोंग। तो कंपोनेंट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे अगर हमें कंपोनेंट निकालना होता था तो उसके लिए पढ़ा था ना हम लोगों ने, क्या किया जाता था, बस जिसके अलोंग कहे उसी का बदल लेते थे हम यूनिट वेक्टर में, है नहीं, और फिर उसका कर देते थे हम डॉट प्रोडक्ट। ये क्या था, अब जैसे पहले कह रहा है कि i प्लस j के अलोंग बताओ, तो i प्लस j को बदल लेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर में, i प्लस j का यूनिट वेक्टर आएगा, फिर इसके साथ हम क्या कर देंगे हम डॉट प्रोडक्ट, पहला निकल आएगा। फिर अगर इसके अलावा निकालना होगा तो इसको बदलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर में और इसके साथ क्या कर देंगे डॉट प्रोडक्ट। ये तो किया था, याद करिए अगर पिछले जन्म की बातें कई बार ऐसा होता है ना कि भूल जाता है, मतलब कब का था, बोला पहले कभी पढ़ा था, तो वही है। तो इसमें यही पढ़ा था कि जिसके अलाउंग कंपोनेंट का है, ठीक है, या प्रोजेक्शन कहता था, तो हम क्या करते थे जिसके अलाउंग का है उसी के निकालते थे यूनिट वेक्टर और फिर इसके साथ क्या कर देते थे डॉट प्रोडक्ट। अब जैसे इसको माना हमने, मान लो वेक्टर a एज्यूम किया, तो ये है i प्लस j, इसका निकालना है हम लोगों को यूनिट वेक्टर, तो क्या करें इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड अभी निकाला कितना था √2, तो डिवाइड कर देंगे तो ये निकल आएगा i प्लस j अपॉन √2। तो इसको ऐसे ले सकते हैं, ये क्या है 1 अपॉन √2 i कैप प्लस 1 अपॉन √2 j कैप। अब कंपोनेंट अलोंग, अब वेक्टर a का कंपोनेंट निकालना है तो इसको a वहां निकालते हैं, यहाँ p लिख देते हैं, सब एक जैसा लगेगा। तो कंपोनेंट ऑफ a अलोंग p, तो क्या करें जिसके अलोंग a तो यही लिखा है, इस p को हम क्या कर लेंगे यूनिट वेक्टर में डॉट डॉट कर देंगे। तो a लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट, ये आ जाएगा 1 अपॉन √2 i कैप प्लस 1 अपॉन √2 j कैप। सिंप्लीफाई कर दिए, i का i 1 होता है, तो ये इधर आ जाएगा 2 अपॉन √2
प्लस 3/√2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/√2 हो जाएगा। अब i माइनस जे के लॉन्ग क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको यूनिट वेक्टर बदलेंगे, i माइनस जे है, यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, प्लस का 2/√2 माइनस 3/√2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/√2, तो यही बदल दे रहा हूँ, उसको क्यों मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, बोर्ड में लिखने में ये फायदा होता है, हम तो साफ कर लेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा माइनस, तो अलोंग क्यू निकालेंगे, तो क्यू का कर देंगे हम यूनिट वेक्टर, ये इधर आ जाएगा, या माइनस साइन लग जाएगा, तो ये बचेगा जा करके -1/√2। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4.24 a scalar quantity is one that इसमें the read the statement below carefully and state the reasons with example if it is true or false। इसमें ये बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट पहला कह रहा है इज कंजर्व इन ए प्रोसेस, मतलब स्केलर क्वांटिटी वो है किसी प्रोसेस में कंजर्व रहेगी। बी कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू। सी मस्ट बी डायमेंशनलेस,
must be dimensionless. T does not vary from one point to another. चौथा वाला From one point to another. In space. लास्ट ईयर का है डायमीटर तो हो सकता है has the same value अच्छा ये लास्ट for observers with different orientation. यही वाला यही चौथा से पांचवा पांचवा है of axis. यही वाला लास्ट वाला सही है। और इसको देखते हैं भाई, उसमें क्या है कि जो विद एग्जांपल है उसको जस्टिफाई करना रहेगा। पहला अगर है स्केलर क्वांटिटी वन दैट स्केलर क्वांटिटी वही होगी, कह रहा है जो किसी प्रोसेस में